और हम वापस आ गए। चलें अपना काम करते हैं और हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के दूसरे तरीके पर जल्दी से आते हैं, जो कि इंडक्टिव रीजनिंग है। इंडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग के ऑपोजिट स्टाइल को फॉलो करती है। यहाँ आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो स्पेसिफिक से जनरल इवेंट की तरफ जाती है। इसका मतलब है कि जनरल प्रिंसिपल बनाने के लिए मखसूस ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करती है। इसे बेहतर समझने के लिए एक एग्जाम्पल को देखें। चूंकि इंडक्टिव रीजनिंग अगर की स्टेटमेंट से शुरू होती है, इसे ऐसे पढ़ा जाएगा: अगर हम जानते हैं कि स्पैरोज के विंग्स होते हैं और वो बर्ड्स हैं, और हम जानते हैं कि ईगल, पैरट, हॉक, क्रोज भी बर्ड्स हैं, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि तमाम बर्ड्स के विंग्स होते हैं। क्या आपने देखा कि हमने कैसे मखसूस बर्ड स्पैरो से शुरू किया और तमाम बर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आम स्टेटमेंट पर ख़त्म किया? ऐसे इंडक्टिव रीजनिंग की जाती है। और साइंस अक्सर स्पेसिफिक इवेंट से इंफॉर्मेशन को जनरलाइज करने का ये मेथड इस्तेमाल करती है। मुख्तसर ये कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग दो बहुत पॉपुलर मेथड्स हैं जो बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस बनाने के लिए। मगर दूसरे तरीके भी हैं। क्या आपने ये पहले सुना है? जो आज साबित हो गया है कभी सिर्फ सोचा गया था। ये विलियम ब्लेक का जाना पहचाना कोट है। तो इंट्यूशन या इमेजिनेशन बाकी तरीकों में से एक है। आगे एस्थेटिक प्रेफरेंस है। इसके साथ रिलीजियस या फिलॉसफिकल आइडियाज जो साइंटिस्ट को हाइपोथेसिस बनाने में भी हेल्प करते हैं। कंपैरिजन और एनालॉजी दूसरे प्रोसेसेस के साथ कुछ प्रोग्रेस जाहिर करते हैं। और आखिर में एक चीज़ की दरियाफ्त से आपको मदद मिली कि जब आप दर हकीकत दूसरी तलाश कर रहे थे। बाज़ औक़ात ये तमाम तरीके भी साइंटिफिक हाइपोथेसिस के लिए बुनियाद बना सकते हैं। लेकिन जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। हाइपोथेसिस रिगरस टेस्टिंग से गुजरते हैं और साइंटिस्ट हर हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए बार बार टेस्ट करते हैं। आपके ख्याल में सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस पर मल्टीपल टेस्ट का मकसद क्या हो सकता है? पहले तो ये फॉल्स रिजल्ट से बचाता है। फिर ये हाइपोथेसिस के लिए साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और साथ ही कोई भी हाइपोथेसिस जो गलत प्रूव हुए बगैर बार बार टेस्ट किया जाता है, इसे वेल सपोर्टेड समझा जाता है और जनरली एक्सेप्ट हो जाता है। हकीकत में ये हाइपोथेसिस अब मज़ीद नए हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने में यूज़ हो सकता है। वाओ, ये सर्टेनली नई डिस्कवरीज की तरफ लेकर जाएगा। तो जब हाइपोथेसिस आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स की सीरीज देता है और ये तमाम किस्म के टेस्ट से सपोर्टेड होता है, ये फिर थ्योरी बन जाता है। लेकिन साइंटिस्ट्स को कैसे पता चलता है कि उनकी थ्योरी सही है? एक सही थ्योरी प्रेडिक्टिव होती है और एक्सप्लेनेटरी पावर रखती है। ये नए और मुख्तलिफ हाइपोथेसिस भी सजेस्ट कर सकती है जिसे साइंस मज़ीद टेस्ट कर सकती है। इस किस्म की थ्योरी इसीलिए प्रोडक्टिव मार्क की जाती है और इसे एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव बनाने के लिए टेस्टिंग चलती ही रहती है। बहुत से एम्बिशियस साइंटिस्ट नई बनने वाली थ्योरीज को डिसप्रूव करने का चैलेंज लेते हैं। आपको नहीं लगता ये अजीब सी बात है? ऑलरेडी साबित शुदा हाइपोथेसिस को कौन डिसप्रूव करना चाहेगा? लेकिन ये होता है क्योंकि साइंटिस्ट को बिल्कुल यकीन होना चाहिए कि थ्योरी वक्त के इम्तिहान में कायम रह सकती है। तो अगर थ्योरी इस मशकूक अप्रोच के बाद भी सर्वाइव कर जाती है और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इसे बैकअप करते हैं, तो ये साइंटिफिक लॉ बन जाता है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी और लॉ ऑफ मोमेंटम, या हार्डी-वीनबर्ग लॉ या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वाओ, मुझे कहना पड़ेगा बायोलॉजिस्ट के मुश्किल काम के लिए ये परफेक्ट ट्रीट है। तो हम साइंटिफिक लॉ कैसे डिफाइन करते हैं? साइंटिफिक लॉ नेचर का कांस्टेंट फैक्ट है जिसको मुस्तरद या डिसअप्रूव नहीं किया जा सकता है। जाहिर है, ऐसे लॉ को कौन रिफ्यूज करेगा जो ऐसी क्रूशल रुकावटों से गुजरा हो? तो इस तरीके से बनाए गए लॉज थ्योरी से ज्यादा जनरल और ब्रॉडर होते हैं। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल के जवाब दे सकते हैं। इसीलिए बायोलॉजी में
आपको थियरी से कम लॉज मिलेंगे। ये इसलिए भी है क्योंकि नेचर काफ़ी इल्यूसिव है, क्योंकि ये मुकम्मल डिस्कवर नहीं हुई है और हमेशा इवॉल्व होती रहती है। लेकिन थियरीज और लॉज की तैयारी के इस मुनफरिद, पावरफुल और बहुत लॉजिकल बायोलॉजिकल मेथड का शुक्रिया, जिससे हमें अपडेटेड और ऑथेंटिक नॉलेज मिलती है। एक दिन अगर आप बायोलॉजिस्ट बन जाते हैं, आप भी बायोलॉजिकल मेथड के ये मुख्तलिफ मराहिल यूज़ करेंगे। या कौन जानता है, हो सकता है आप कुछ नई चीज़ लेकर आ जाएं।